जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 या कहें झारखंड निर्माण के बाद सिक्स्थ विधानसभा चुनाव, झारखंड में जो छठा विधानसभा चुनाव हो रहा है उसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 15 अक्टूबर को ही कर दी गई है। तो आप अक्सर फ्रेंड्स सुनते आ रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, एमसीसी आप शॉर्ट फॉर्म में ये जानते होंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो फ्रेंड्स, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, झारखंड के जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जो आदर्श आचार संहिता है वह क्या है, क्या यह आम जन से जुड़ा हुआ है या फिर यह पार्टियों से जुड़ा हुआ है। इन सब को मैं शॉर्ट वे में आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपके पास एक आदर्श आचार संहिता को लेकर ओवरव्यू जानकारी हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो हमारे वीडियो सीरीज होंगे इन इलेक्शंस के दौरान, वो मुख्य रूप से झारखंडी युवाओं को टारगेट करते हुए उनके मुद्दों को लेकर, उनके विचारों को लेकर हमारी वीडियो लेक्चर होंगे। तो इसलिए अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो नियुक्तियों पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव किस प्रकार से होता है, इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्योंकि हमने एक मतलब जो स्टेट की जो निर्वाचन आयोग होती है उनके द्वारा जारी एक लेटर का संदर्भ लेते हुए आपको कुछ डिटेल बातें बताऊंगा कि क्या गवर्नमेंट आचार संहिता के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकती है, नई वैकेंसी निकाल सकती है, या फिर जो वैकेंसियां पहले निकाली जा चुकी है उस संदर्भ में एग्जाम ले सकती है। इन सारे मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को देखिए, ये 15 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के साथ साथ एक और राज्य में चुनाव हो रहा है फ्रेंड्स, वह है महाराष्ट्र। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर मतलब इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है। तो झारखंड का जो टेन्योर है फ्रेंड्स, फिफ्थ विधानसभा का, वो 6/1/2020 यानी 6 जनवरी 2020 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक टेन्योर था फिफ्थ असेंबली इलेक्शन झारखंड का। और महाराष्ट्र का जो था फ्रेंड्स, वह 27/11/2019 यानी 27 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2024 तक है। तो ये जो महाराष्ट्र वाला था वो 26 को खत्म हो रहा था। तो यह नियम है कि टेन्योर खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावों की घोषणा की गई। और अब जो चुनाव का घोषणा हुआ है उसमें जो चुनाव के परिणाम आएंगे फ्रेंड्स, वह कब, तो 23/11/2024 को यहाँ पे क्या होगा, काउंटिंग होगा। ठीक है, तो क्यों है वह इस मैटर से आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा असेंबली टोटल नंबर ऑफ जो विधानसभा सीटों का संख्या झारखंड में वो 81 है, और महाराष्ट्र में जो टोटल विधानसभा सीटों का संख्या है फ्रेंड्स वह 288। ये दो इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जो महाराष्ट्र का जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है विशेष रूप से झारखंड के बच्चों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए तैयार किया हूं मैं। अब इसमें देखिए, जो डेट ऑफ पोल है फ्रेंड्स, जो झारखंड में मतगणना होगा वो 2 चरण में होगा। कितने चरण में होगा? फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में जो है 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और फेज 2 में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। फेज 1 का चुनाव का जो डेट है फ्रेंड्स वह 13 नवंबर 2024 है, और फेज 2 का जो चुनाव का डेट है फ्रेंड्स वो 20/11/2024 है, और 23/11/2024 को जो काउंटिंग का डेट है और इसी दिन परिणाम आएगा, और 25/11/2024 को जो ये चुनाव है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब तक लगा रहेगा, तो मैं बोला अभी क्या कि चुनाव के घोषणा होते के साथ, यानी 15 अक्टूबर से लेके 25 तक है ना, 25 नवंबर 2024 तक अपने राज्य झारखंड में आचार संहिता लगा रहेगा। और इस आचार संहिता में जो है क्या कुछ बदल जाता है वह उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, मैप के माध्यम से आपको बताया गया, यह जो है 43 विधानसभा जो यहाँ इस एरिया में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको चुनाव का जो डेट है फ्रेंड्स वो 13 नवंबर है। और ये जो येलो एरिया दिख रहा है यानी संथाल परगना मुख्य रूप से, यहाँ पे 38 सीटों पे आपका जो चुनाव होगा वो कब होगा? 20 नवंबर को होगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में साझा करूंगा, आप देख लीजिएगा आपका जो विधानसभा है वह कौन सा विधानसभा है और आपकी विधानसभा में चुनाव कब है। और यदि आप युवा हैं तो मैं पहले ही बता रखा हूँ, इस बार के चुनाव में जो स्टार प्रचारक हैं वो झारखंडी युवा हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा ठगे गए हैं। तो वो कौन ठगे गए हैं? झारखंडी युवा ठगे गए हैं। तो आपके लिए उन 5 सालों का जो आउटकम है अपने वोट के माध्यम से, आप सभी जानते हैं कि जो सत्ता का जो मतलब शासन का मुख्य पावर आपके उंगलियों में है, मतलब जनता में निहित है। तो आप अपने पावर का सदुपयोग कीजिए और एक मैसेज डालिए सोसाइटी में कि जो अगर आप हमारे मतलब जिस लिए आपको मैं चुना हूं, अगर आप उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे तो आपको मतलब सत्ता से बेदखल करने में आम जनता नहीं चूकेगी। और यही काम युवाओं को इस बार करना है। और सिर्फ अपने वोट नहीं, देखिए आप एक युवा शक्ति हैं, आप
मतलब अपने बहुत जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप मुख्य रूप से देखिएगा कि ज़्यादातर परिवार में जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वही मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े होते हैं। उनको मतलब जो चीज़ों का जो है बौद्धिक ज्ञान कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब वो दुनियादारी को पूरे सारे मतलब सही एस्पेक्ट से देखते हैं। तो आपके पास जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के भी जो वोट हैं उनको सही जगह पर ले जाएं, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, और तब जाकर चीज़ों को आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है चुनाव आचार संहिता। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूं। क्या होता है ना कि जब चुनाव का घोषणा हो जाता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास क्या होता है, सारी चीज़ों का कमांड होता है। आप पूरे सरकारी तंत्र का कमांड होता है, आप पूरे सरकार में जितने भी वाहन हैं या फिर जो सुख सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल किसके पास होता है, तो सत्ताधारी पार्टी के पास। तो अगर चुनाव में कुछ समानता वाले रूल्स एंड रेगुलेशन ना रहें तो वैसे कंडीशन में जो पार्टी सत्ता में है वह इसका बेनिफिट उठा लेगी। तो समानता मेंटेन करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता मुख्य रूप से पार्टियों से जुड़ा हुआ चीज़ है, जहां पे एक निर्दलीय उम्मीदवार भी सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार के इक्विवेलेंट उसको सुविधाएं मिल सके, और ये अश्योर किया जा सके कि दोनों को जो प्लेटफॉर्म मिला है वो बराबर मिला है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यह अश्योर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होता है, और चुनाव आयोग इसी को लेकर आदर्श आचार संहिता लगाती है, जिसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। भारत का चुनाव आयोग जो है फ्रेंड्स, वह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधान मंडल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उपचुनाव जो है उन वहाँ पे जो चुनाव होते हैं उन सारे कार्यों का जो निर्वहन है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसका डेट मैं मेंशन कर रखा हूं। यह 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक लागू रहेगी, जो चुनाव प्रक्रिया की पूरी होने तक के पश्चात ही समाप्त होगी। अब देखिए थोड़ा सा, अब भाई जाएंगे कि भाई कभी तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता की शुरुआत हुआ होगा। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स 1960 में केरल विधानसभा से इसका शुरुआत हुआ, और उसके बाद के जो लोकसभा चुनाव वगैरह हुए वहां से यह रेगुलर इंप्लीमेंट होते आ रहा है, और इसमें वो सुधार जैसे जैसे चीजें बदल रही उस अकॉर्डिंग सुधार भी आपको देखने को मिल रहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) बताता है फ्रेंड्स कि लोगों के बीच शत्रुता, घृणा को बढ़ावा देने के लिए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के उपयोग और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है कि जब भी चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो आप सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर या फिर किसी घृणा फैलाकर आप जो है वोटों को एक साइड या मतलब अपनी तरफ नहीं खींच सकते हैं। इस चीज़ को जो चुनाव आयोग है वह मॉनिटर करती है। अगर आप कोई भी कैंडिडेट इस रूल्स का वायलेशन करते हुए पाया जाता है तो उसकी जो सदस्यता है या फिर चुनाव लड़ने का जो क्राइटेरिया है उसे रद्द कर सकती है, या चुनाव आयोग को पावर है। ठीक है, अब देखते हैं आदर्श आचार संहिता फ्रेंड चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश है। मतलब एक कह सकते हैं क्या डूज एंड डोंट्स का एक दिशा निर्देश है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वही जो है जो कुछ नियम बने हुए हैं वही आदर्श आचार संहिता है। ठीक है, अब ये जो नियम है वह क्या क्या है उन्हें ही शॉर्ट में एक एक करके मैं आपको बताता हूं। यह जो चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, जो पहले आईपीसी था और सीआरपीसी था वही अब बदल गया है, ये दो के तहत प्रदत्त नियमों को ध्यान में रखते हुए सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो एग्जैक्टली जो आदर्श आचार संहिता है उसमें कुछ वैसे प्रावधान नहीं है कि ये करोगे तो ये दंड होगा, कुछ होगा, इस तरह के प्रावधान नहीं है। लेकिन जो देश के कानून है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ और खास है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए 5 सालों में कोई गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रखी है तो दूसरी पार्टियों को यह अधिकार है कि भाई आलोचना करेगा कि आप 5 लाख नौकरी देने का बात किए थे पर अभी तक नौकरी किसी आम जन को मिला नहीं, तो ये बात विपक्षी पार्टियां जो रूलिंग पार्टी है उसे बोल सकती है। अब इसमें उम्मीदवार की निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी करने की छूट नहीं है। अब वो बंदा व्यक्तिगत रूप से उसका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा है या उसके पारिवारिक कलह हैं, इन सब मुद्दों पे सामने वाला बंदा बात नहीं कर सकता है। अगर वह बात करता है तो वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है।
इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पता चलेगा कि कोई पूजा करने गया है या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया है या फिर गुरुद्वारा में गया है पूजा करने के लिए और वहाँ पर जाकर वो चुनाव को लेकर बैठक कर रहा है, अपने चुनावी एजेंडों को बता रहा है, तो वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउडस्पीकर लगाने का काम संपत्ति के मालिक की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता है। आगे है, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्षी दल के जुलूस में बाधा डालने, उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसी काम करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे क्या होता है कि सत्ता में जो पार्टी है वो थोड़ा सा क्या होता है कि भाई सब फाइनेंशियली वगैरह से सशक्त रहता है, तो अगर कोई मान लीजिए निर्दलीय कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है और उसके मतलब जहाँ पे वो प्रचार प्रसार कर रहा है वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ है और उसके बीच में जाके जो विपक्षी पार्टी या दूसरी पार्टी है उसके कुछ बंदे घुस के वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं या फिर पर्चा बांट रहे हैं, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और वहां पे जो प्रशासन है वह विधिवत कार्रवाई कर सकती है। देखिए, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगता है ना, वैसे ही प्रशासन का जो कंट्रोल है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। मतलब अब जो है पुलिस है या फिर जो ये ले लें, मतलब प्रशासनिक इकाई है, डीसीएसपी, ये इन सब का जो कंट्रोल है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। तो ये जो पूरा तंत्र होता है वह चुनाव आयोग के लिए कार्य करता है, सरकार का इन पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये भी एक आदर्श आचार संहिता का मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसलिए तो कभी आप देखिएगा कि भाई हाँ, आदर्श आचार संहिता के दौरान आप नेता मंत्री को बोलिएगा कि नहीं फलना जगह पुलिस पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सीधे हाथ खड़ा कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि इस समय मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र के पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी ताकि यातायात या नियमों का इंतजाम किया जा सका। ठीक है, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर वो अनुमति नहीं लेगा और अचानक 4 जगह पे प्रोग्राम हो जाएगा तो जो मतलब व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है। चलिए आगे कुछ पॉइंट बताता हूँ। यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा, किस जगह कितनी देर आयोजन होगा, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होगी। इसमें किस तरह का परिवर्तन होगा वो भी आपको, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, जो आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होगी, उसमें किसी दल या उम्मीदवार का नाम या पार्टी का निशान अंकित नहीं होना चाहिए। तो जब जिस दिन वोटिंग होने वाला रहता है तो आपका मतलब कौन सा नंबर है, क्या है, इन सब का इन्फॉर्मेशन जनरली देखिएगा पार्टियां वगैरह फाड़ फाड़ के देती रहती है। तो वो जो दिया जा रहा है वो उसमें केवल आपका नाम, डिटेल ये सब ही होना चाहिए, उसमें किसी पार्टी का साइन सिंबल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे हेलीपैडों, हवाई जहाजों के ऊपर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी इनका प्रयोग उन्हीं शर्तों के साथ कर सकेंगे जैसा कि सत्ताधारी दल कर रहा है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो सत्ताधारी दल है उसको रोकना है। देखिएगा, आप जैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो जो होर्डिंग्स वगैरह होते हैं करंट गवर्नमेंट के, वो सारे हटा लिए जाते हैं। जस्ट लाइक कि कोई योजना का प्रचार हो, मतलब मैया योजना ही ले लें, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको अगर दिख रहे हैं तो होर्डिंग्स आपको देखिएगा जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगा वो हट जाएंगे। बशर्ते कि कुछ जन कल्याण के होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उसमें भी अगर नेता वगैरह का फोटो है तो उसे हटाया जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि पोलियो कहीं अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम है, उसको लेकर होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो चलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी यह अश्योर किया जाए कि पता चलेगा कि कुष्ठ रोग का थोड़ा सा ऐड है और मतलब जो मंत्री साहब है उसका बड़ा सा पोस्टर छपा हुआ है, तो वो नहीं चलता है, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन में आएगा। सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों, जन संचार माध्यमों में जारी नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब 22 एक लाइन का आंसर है कि सरकारी तंत्र का उपयोग आप उस रूप में नहीं कर सकते हैं प्रचार। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री अपने आवास से निकल के ऑफिस गया को ऑफिशियल काम करने, तो उस समय तो वाहन का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर वही मंत्री निकल के गया चुनाव प्रचार प्रसार करने किसी क्षेत्र में गया तो वैसे कंडीशन में वो सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो अपनी पार्टी की व्यवस्था जो की व्यवस्था है उसके थ्रू ही वह जा सकता है। किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान या किसी नई योजना का शुरुआत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिएगा जब भी चुनाव का घोषणा होने वाले रहता है उससे 1-2 दिन पहले ही जो पार्टियां हैं वो अनाप शनाप घोषणाएं करके बैठ जाती ताकि मतलब जनता को चुनाव में लुभाया जा सके। ठीक है, बाकी हमें और आपको यह बात समझना है कि हम अवेयर जनता है, 2 दिन पहले वाली घोषणाओं से प्रभावित नहीं होना है। पूरा 5 साल को ना एकदम आंख फाड़ के अच्छे से देखना है और उसके अकॉर्डिंग जाके वोट देना है। क्यों? क्योंकि भाई आपके वोट से आपके 5 साल, आने वाले 5 साल डिसाइड होते हैं। तो ऐसे जाके कुछ भी मतलब छोटे से मतलब क्षणिक चीज़ों के आधार पर आप वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी कोई नई घोषणा नहीं कर सकते हैं। सरकार या किसी विभाग का कोई तथर्थ एडहॉक नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार की घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ ले जाने या प्रतिबंध लगाया जाता है। एवं शस्त्र मतलब लाइसेंस वगैरह भी है, तो वैसे कंडीशन देखती है लाइसेंसधारी बंदूक वगैरह भी थाना वगैरह में क्या होता है, जमा करना होता है आदर्श आचार संहिता के दौरान, ताकि उसका मिसयूज ना किया जा सके, कोई हवा में लहराते हुए ना मतलब वोट को प्रभावित करने का प्रयास ना करे। और लेकिन वैसे यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, जैसे में पुलिस पदाधिकारी हैं, जो सरकारी तंत्र है वो, और या फिर ये जो मतलब खुखरी धारण करते हैं नेपालियों के द्वारा या सिखों के द्वारा कृपान धारण करते हैं, वो सब में लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए, संपूर्ण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक चित्र। अब देखते हैं चुनाव में एकदम पूरा एकदम हो हल्ला होते रहता है, पूरा चुनाव प्रचार प्रसार में एकदम मतलब गाड़ियां घूमते रहती हैं कि भाई इसे वोट दो, ये दो, दिस दो। तो ये जो है रात को नहीं 10 से 6 बजे तक यह मतलब बंद होना चाहिए, तो क्या होता है इससे आमजन सो नहीं पाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उपयुक्त शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थलों नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अन्य पूजा स्थल निर्वाचन प्रचार प्रतिबंधित किया जाता है। निर्वाचन प्रचार प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, मतलब पूजा के लिए मान लीजिए पूजा हो रहा है, तो वैसे कंडीशन मान लीजिए मतलब दीपावली ही त्यौहार है, तो उस दौरान आप पटाखे फोड़ सकते हैं, उस समय साउंड लगा सकते हैं, उसको वो जो चुनाव से संबंधित नहीं है वो किए जा सकते हैं। मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर, मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार, मत अधियाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मान लीजिए 10 लोग 20 लोग जाके आप मतलब जहाँ पे वोटिंग हो रहा है उसके 100 मीटर के अंदर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ये ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि मान लीजिए आप चुनाव देने गए, आपको पहले से जब रूल्स नहीं पता है, आगे पुलिस आपको बोलेगा, डांटेगा, तो उस समय आपको खराब लगेगा। उससे बढ़िया भाई कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जान के रखा जाए। ठीक है, किसी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग वर्जित है। अक्सर ऐसा आप देखते होंगे किया जाता है ताकि वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर वोट उन्हीं को दे दे। ठीक है, मतदान के 2 दिन पूर्व ये सब चीज़ें चुनाव आयोग के द्वारा किया जा सकता है, किसी पार्टी विशेष के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतदान के 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं ना ही अनन्यशील पेय पदार्थ खरीदी जाए और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ता द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना प्रतिबंधित होता है। देखिएगा, जब भी मान लीजिए कि जैसे चुनाव का डेट आ गया, 13 तारीख को चुनाव है, तो आप देखिएगा उसके 48 घंटा पहले ही जो प्रचार प्रसार है वह थम जाता है, और वह जो होता है समय होता है फ्रेंड्स चुनावी मौन का समय होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता को वोट डालने से पहले घटनाओं पर विचार करने के लिए मतलब खुद सोच विचार करे। तुरंत से सुना रहेगा 2-4 बात, तो हो सकता है अगला सुबह उठ के वही चीज़ की वजह से जाके वोट मार के आ जाएगा। लेकिन 48 घंटा वो शांति से अगर सोचेगा कि भाई क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, उसी के आधार पर जाके वो वोट करेगा। तो ये था कुछ नियम फ्रेंड। जनरली हर नियम को जानेंगे तो वीडियो ऑलरेडी मैं तो 10-15 मिनट का वीडियो सोच रहा था, पर अभी 20 मिनट पहुंचने वाला है। चूंकि लोगों के पास समय कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लेक्चर आए 15-20 मिनट के आए, थोड़ा कम ही मैं बोलूँ, थोड़ा पहला लेक्चर तो यूज टू मैं भी हो जाऊँगा। बाकी अब ये बेसिक जानकारी था, आपको मैं बेसिक चीज़ें बता दिया। इसके अलावा कई चीज़ें जो आपको चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मतलब आदर्श आचार संहिता के दौरान ख्याल रखना होता है पार्टियों को। तो अगर किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं अपने स्तर से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, स्टूडेंट के लिए मेनली है कि जो आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो उस दौरान नियुक्तियां किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, उसको लेकर मैं एक ये देखिए गवर्नमेंट का ही लेटर है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यह जो प्रेषक कौन है तो के रवि कुमार, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वर्तमान में, उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान भी थे और वर्तमान में भी यही है। ये जो है सेवा में सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लिखे हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इन बातों को मैं डिटेल में यहाँ पे एक एक करके बता दिया हूँ, आप इसे देख लीजिए क्योंकि यह संदर्भ मतलब जैसे सीजीएल वगैरह को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो यह रिलेट करता है और यह जानना आपके लिए जरूरी है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो इसका सही आंसर है नहीं। मतलब अभी 25 नवंबर तक गवर्नमेंट कोई भी नया नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि अभी जो 2 महीना है उस दौरान कोई भी नया नियुक्ति नहीं आने वाला है। यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं? तो हाँ, जैसे कोई नियुक्ति पहले से ही मतलब प्रकाशित, मान लीजिए एलडीसी का 10+2 का पहले से ही वैकेंसी आ रखा है,
मतलब एक महीना पहले ही नोटिफिकेशन आ रखा है और अभी वर्तमान में भी उसमें मान लीजिए कि एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, तो वह प्रभावित नहीं होगा, आप आवेदन ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं? तो परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मतलब इस दौरान मान लीजिए उत्पाद सिपाही का आप दौड़ निकाल लिए, तो अगर गवर्नमेंट इच्छुक हो तो आप आयोग इच्छुक हो तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर जेएसएससी चाहे तो ये जो उत्पाद सिपाही में जिसमें 1.5 लाख बच्चे पास हो रखे हैं फिजिकल, उसका जो एग्जाम है वह कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेगा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो इसका सही आंसर मतलब इसका उत्तर जो दिया गया है मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वो है नहीं। तो ये जेएसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो बिंदु है ये तय करता है कि आने वाले समय में मतलब अगर ये जो गवर्नमेंट है वह अगर रहती है तभी इसका रिजल्ट ला सकती है, लेकिन अगर इस जो करंट गवर्नमेंट है अगर उसका विदाई हो जाए तो वैसे कंडीशन में जो है जेएसएससी सीजीएल वह मतलब बच जाएगा, मतलब इसका बलि चढ़ने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड के बच्चों के लिए बहुत सही इन्फॉर्मेशन है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो वस्तु स्थिति देख के लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वह इसको इसी स्थिति में छोड़ने में ही अपना भलाई समझती है, क्योंकि अगर वह एग्ज़ाम को इतना विवाद हो रखा है और हर जन झारखंड के हर बच्चे यहाँ पे क्या हुआ उससे अवगत हैं, तो अगर वह रिजल्ट निकालती है तो विरोध का सामना करेगी, और अगर कैंसिल करती है तो बच्चे कहेंगे कि आप सक्षम नहीं थे। वो अलग बात है, बच्चे जान रहे कि आप सक्षम है या नहीं, वह तो जग जाहिर है। जब चीज़ें बहुत सी चीज़ें का साक्ष्य नहीं होता है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, बच्चे समझते हैं, लोग समझते हैं, जो जनता है झारखंड की वह समझती है। तो ऐसे कंडीशन वो चाहती हैं कि यहाँ पे मतलब सहानुभूति मिल जाए उन्हें, अगर कोर्ट की तरफ से या वैकेंसी कैंसिल होती है तो उन्हें सहानुभूति मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन यह आपको जानना बहुत जरूरी था कि जेएसएससी सीजीएल में है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का अगर उस लेटर को ध्यान में रख के अगर चीज़ें चलती हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए पांचवा बिंदु है, यदि आयोग द्वारा सामान्य मेगा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है? तो जी नहीं, बिल्कुल परीक्षा फल भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है तो परीक्षा फल भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 25 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। छठा, यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं? तो नहीं, तो उन्हें ना तो परीक्षा फल प्रकाशित होगा ना ही उन्हें नियुक्ति दिया जाएगा। इसलिए तो तेजी से हाल फिलहाल आपको बैक टू बैक तेजी में नियुक्ति पत्र देखने को मिला, और अलग बात है क्या नियुक्ति पत्र दिया गया, कहाँ के लोगों को दिया गया, ये किसी से छुपा नहीं, हर कोई देख रहे हैं और हर कोई समझ रहे हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग 23 तारीख वाला आउटकम होना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है झारखंडी युवाओं से, झारखंडी बच्चों से, क्योंकि मैं पर्सनली वॉच किया हूँ कि किस तरह से लोग मतलब बच्चे कुंठित है, परेशान हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को मैं पर्सनली वॉच करता हूँ, देखता हूँ कि कितने तगड़े मार्क्स वो लाते हैं, और उतने तगड़े मार्क्स लाने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनके माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो इस जिम्मेदारी के लिए जो दोषी है उसे सबक सिखाना बहुत ही निहायती जरूरी है, और इस बात का ध्यान झारखंडी बच्चे रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब क्वेश्चन फॉर यू, एक स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है कि हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन होता है, तो आज भी आपके लिए प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पे मतलब कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे चुनाव हो रहा है? ठीक है, तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन झारखंड? ऑप्शन है 82, 81, 14, 20। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बोल रहा हूँ निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अब गिनने मत लग जाइए भाई, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार का क्वेरी है, आपको आने वाले झारखंड की एग्जाम्स को लेके, वैकेंसी को लेके, कैरियर को लेके, स्पेशली जेएसएससी झारखंड, जेएसएससी जेपीएससी को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम ID और उसी तरह व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर मैं खुद से जुड़े हुए चीज़ें या झारखंड में हो रही घटनाओं से जुड़े चीज़ें आपके साथ साझा करते रहता हूँ। तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप अगर नए हैं तो जुड़ जाइए। उसी प्रकार से टेलीग्राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टडी फॉर गोल्स एक्टिव होता है डे टू डे घट रही घटनाओं के साथ, तो आप यहाँ से भी जुड़ जाइए। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ट्विटर पे और उसी तरह व्हाट्सअप चैनल है, तो इन सब जगह पे जुड़ जाएं ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। बाकी फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैं भरोसा दिलाता हूँ अगला जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स वो 15 मिनट 10 मिनट 8 मिनट इसी तरह से आएंगे। बाकी आज के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी थी वह मैं आपके साथ साझा किया। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं फिर मिलता हूँ, डेली मिलता हूँ आपके नए नए मुद्दों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ वैसे मुद्दों पर मैं वीडियो बनाऊँ जिन पे आपको क्लियरली नॉलेज हो जाए, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊँ। जस्ट लाइक आप ये भी जानना चाहते हैं भाई जो रघुवर दास गवर्नमेंट के 5 सालों में कितनी नियुक्तियाँ हुई, वर्तमान में हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान कितनी नियुक्तियां हुई, तो इन सब चीज़ों पे डिटेल आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर दिन मैं आपको रूबरू करवाते रहूं ताकि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देने पहुंचे और जनता का पावर, मतलब सत्ता का पावर, लोकतंत्र का पावर आम जन में निहित होता है, इसे साबित कर सके, मिसाल बन सके। ठीक है, तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय झारखंड, जय जवाहर।